हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू वेल प्रेप एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का वेल प्रेप एजुकेशन में। गाइस, उम्मीद करता हूँ तैयारियां बहुत अच्छी चल रही होंगी इग्नू असिस्टेंट रजिस्ट्रार की। राइट, 24 जनवरी 2021 ये डेट आपके माइंड में रटी हुई होनी चाहिए। राइट, ये डेट जो है बहुत बड़ा दिन साबित हो सकता है आपकी लाइफ के अंदर। राइट, तो गाइज उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छी तरीके से आप लोग प्रिपरेशन कर रहे होंगे, वेदर इट बी एनी sources or resources you are following, but I always insist you to watch the videos। right, वीडियो वॉच करने के लिए मैं ज़रूर बोलता हूँ, क्योंकि आपका काफ़ी अच्छा जो है एक क्विक कैप्सूल इसे आप कह सकते हैं, जो कि काफ़ी मदद करेगा आपको चीज़ों को समझने में। राइट, और वीडियोस स्टार्ट करने से पहले मैं एक वीडियो देता हूँ जिसके अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ्स होते हैं, तो वो पीडीएफ्स आपको बिल्कुल रेफर करने हैं। ठीक है, वीडियोस स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ वो जो है पीडीएफ्स को एक बार गो थ्रू ज़रूर करें। उसे एक आइडिया लगेगा कि इस पर्टिकुलर सब सेक्शन के अंदर आपने बेसिकली क्या क्या चीज़ों को कवर करना है। राइट, तो जो लोग नए हैं वो जाएं बैक वाली वीडियोस में, प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ से पहले पीडीएफ्स को देखें। राइट, कि क्या पढ़ना है, बेसिकली आइडिया तो हो कि क्या पढ़ रहे हैं। राइट, उसके बाद ही प्लीज़ वीडियोस को वॉच करें। तो ये यूनिट 1 जो हमने डिवाइड किया था, हायर एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, उसके ऊपर दूसरा लेक्चर है। इसके बाद शायद एक लेक्चर और आए 45-40 मिनट का, 35-40 मिनट का, उसमें फिर जो है कवर हो जाएंगी रेस्ट की चीज़ें। ठीक है, तो बहुत इम्पोर्टेंट ये यूनिट है, क्योंकि इसी के ऊपर काम करना है आपने, तो इसको सीरियसली लेना है, वीडियोस देखने हैं, और उन जो पीडीएफ्स प्रोवाइड किए हैं उनको प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड करके आपको क्विक एक थॉरो रिवीजन करना ज़रूरी है। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन देना था उन लोगों के लिए जो लोग नए हैं। राइट, चलिए लेक्चर 2 स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, कुछ ऐसी कमिटीज़ और कमीशंस फॉर्म्ड हुए, ठीक है, बाय द गवर्नमेंट टू फॉर द सेक ऑफ हायर एजुकेशन। राइट, हायर एजुकेशन के अंदर जो चैलेंजेस थे उनको ध्यान में रखते हुए कुछ कमिटीज़ फॉर्म्ड हुई, ठीक है, जिनका जो मेन एजेंडा था हायर एजुकेशन को इम्प्रूव करना था। तो उसके ऊपर उन्होंने अपने कुछ रिकमेंडेशंस दिए थे। ठीक है, तो ऐसी कुछ कमिटीज़ जो है पढ़ेंगे आज, और इसके बाद रेगुलेटरी बॉडीज़ डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में ये रहने वाला, काफ़ी अच्छा जो है वीडियो रहने वाला है। राइट, तो आफ्टर इंडिपेंडेंस एक कमीशन आया, ठीक है, जिसको जो कि किसकी अंडर था, एस राधाकृष्णन। ठीक है, इन्होंने जो है ये फॉर्म की थी ये कमीशन। राइट, जिसे बोला गया राधा कृष्णन कमीशन ऑफ एजुकेशन 1948। ठीक है, तो ये आपको ये 1948 भी याद रखना है। तो इसका जो मेन पॉइंट ऑफ व्यू था वो ये था कि अपनी कंट्री की, राइट, इंडिया की प्रेजेंट और फ्यूचर जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, उनको देखते हुए हायर एजुकेशन के अंदर, यूनिवर्सिटी एजुकेशन के अंदर क्या क्या चेंजेस किए जा सकते हैं, वो बेसिकली इसने सजेस्ट किया था। राइट, और क्या सजेस्ट किया था कि नई यूनिवर्सिटीज़ अगर हम सेटअप करते हैं, तो कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसको जो अपने आप को यूनिवर्सिटी कहना चाहता है, तो उसके अंदर कुछ ऐसे करेक्टरिस्टिक्स होने ज़रूरी हैं यूनिवर्सिटी वाले। ठीक है, खाली आप फंक्शनरी काम कर रहे हैं कि आप खाली इंस्टीट्यूशन हैं और आप जो है डिग्री प्रोवाइड कर देंगे कॉलेज की, तो उससे काम नहीं चलेगा। आपके कहने का मतलब है कि आपका सेल्फ असेसमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये दिया था, जो ये रिकमेंडेशन एक था। ठीक है, एक जो उनका कहना था, ये डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ठीक है, 1948 में ये जो कमेटी सेटअप हुई थी, उसका कहना था। राइट, फिर आया कोठारी कमीशन 1964 से 66। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इट एम्फेसाइज द इंट्रोडक्शन ऑफ इनोवेशंस एंड इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी इन द हायर एजुकेशन सिस्टम। राइट, इसका मेन फोकस किस पर था कि भैया इनोवेशंस होते रहने चाहिए। ठीक है, और जो है अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए हायर एजुकेशन सिस्टम के अंदर। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है कि अगर कोई भी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, तो उसको अपनी जिम्मेदारी और जवाबदारी को समझना होगा। इट हाईलाइटेड द नीड टू इंट्रोड्यूस ऑटोनोमस कॉलेजेस एज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द इंट्रोडक्शन ऑफ इनोवेशन इन हायर एजुकेशन। और इनोवेशन कैसे होगा, ठीक है, कॉलेजेस जब सेटअप होंगे, ठीक है, नए कॉलेजेस सेटअप होंगे। अकॉर्डिंग टू द कमीशन, द स्फीयर ऑफ ऑटोनॉमी लाइज इन द सिलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स, अपॉइंटमेंट एंड प्रमोशन ऑफ टीचर्स, राइट, determination of courses of study, methods of teaching, selection of areas and problems of research। देखिए ऑटोनॉमी क्या है, बेसिकली देखिए यूनिवर्सिटी के अंदर जो है सारी चीज़ों को संभालना है। ठीक है, सारी चीज़ों को हमें जो है
एक प्रॉपर वे में चलाना है, ठीक है। तो उसको क्या एक तरीके से क्या बोलेंगे, ऑटोनॉमी, ठीक है। कि ऑटोनॉमी क्या होनी चाहिए, बोला कि जो ऑटोनॉमी होनी चाहिए कॉलेजेस की या यूनिवर्सिटीज़ की, वो बेसिकली सिलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, ये काम करेंगे आप। प्रमोशन और अपॉइंटमेंट, टीचर्स का अपॉइंटमेंट करना है, प्रमोशन करना है, ठीक है। और क्या सिलेबस रहेगा, कोर्स ऑफ स्टडी क्या है, मेथड ऑफ टीचिंग कैसी है, सिलेक्शन ऑफ एरियाज़ क्या क्या है, ठीक है। और रिसर्च करेंगे आप, ठीक है, किन एरियाज़ में आपको रिसर्च करना है, उसकी प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करना। तो ये सारी चीज़ें आनी चाहिए इन द स्फीयर ऑफ ऑटोनॉमी, यानी कि जो भी आपको उसके अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर जो देख रेख करनी है, उनमें ये चीज़ें मेन होनी चाहिए, ठीक है। इस चीज़ की आपकी जवाबदारी होनी चाहिए, ये कोठारी कमीशन ने कहा था, ठीक है। इसका जो बेसिकली क्या था कि इनोवेशन आना चाहिए हायर एजुकेशन के अंदर, उसके लिए हमें काम करना है, ये कहना था कोठारी कमीशन का, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट वन, कमिटी ऑन गवर्नेंस ऑफ यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस हेडेड बाय डॉक्टर पी बी गजेंद्र गढ़कर, सेटअप इन 1969, ठीक है। 1969 में जो है सेटअप हुआ था ये जो कमेटी है, ठीक है, गजेंद्र गढ़कर कमेटी। इसका क्या, इसने क्या रिकमेंडेशन दिए कि एक्सपेंडिचर ऑन हायर एजुकेशन एंड रिसर्च शुड बी कंसिडर्ड नॉट मेयरली एज एन एसेंशियल सोशल सर्विस बट एज एन इन्वेस्टमेंट फॉर द फ्यूचर, राइट। अगर आप हायर एजुकेशन पे एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, तो उसको खाली एक सोशल सर्विस का खर्चा नहीं समझना है आपने, राइट। उसको क्या समझना है आपने, एज एन इन्वेस्टमेंट खर्चा करना है, ठीक है। एक्सपेंडिचर करना है लेकिन एज एन इन्वेस्टमेंट फॉर द फ्यूचर, क्या आप फ्यूचर में कंट्री को क्या दे रहे हैं इन रिटर्न, राइट। तो ये इसका मेन पर्पज था, इसका मेन रिकमेंडेशन था। द यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन should be effectively involved in advising state governments in determining the quantum of maintenance grants, right। कि यूजीसी को जो है इफेक्टिवली जो है स्टेट गवर्नमेंट्स को एडवाइज करना चाहिए कि कितना मेंटेनेंस ग्रांट उनको मिलना चाहिए, राइट। तो ये भी दिया था। यूजीसी विद इट्स इंटीमेट कनेक्शन विद ऑल यूनिवर्सिटीज इन द कंट्री should advise and assist the universities in upholding the dignity of the university system and in safeguarding the autonomy of the universities in all aspects, right। यूजीसी को यूनिवर्सिटी के साथ ऐसा कनेक्शन बनाना है, राइट, ऐसा कनेक्शन बनाना है कि यूनिवर्सिटी की साख बनी रहे और जो ऑटोनॉमी है उसका भी ध्यान रखना। ऑटोनॉमी मैंने पहले ही बताया कि देख रेख करना, मतलब किस तरीके से आपको यूनिवर्सिटी को चलाना है बेसिकली, ठीक है। वो तो उस चीज़ पर जो है ध्यान देना चाहिए यूजीसी को। तो ये जो है रिकमेंडेशंस दी थी, ठीक है। फिर आया ज्ञानम कमेटी 1990, ठीक है। इसने क्या किया, अब ये आए भैया ज्ञानम कमेटी वाले, इन्होंने क्या किया कि एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट और स्ट्रक्चर को समझा हायर एजुकेशन का और कुछ सजेस्ट किया, ठीक है, कुछ मॉडल्स ऑफ मैनेजमेंट सजेस्ट किए। इसने इसका क्या सजेशन था बेसिकली, इसकी क्या रिकमेंडेशंस थी। इस कमेटी की रिकमेंडेशंस थी भैया कि द सेंट्रल गवर्नमेंट शुड मेक अ लेजिस्लेशन मैंडेटिंग इट्स इनकॉर्पोरेशन इन द एक्ट्स ऑफ ऑल यूनिवर्सिटीज टू फॉलो एंड एडहेयर टू द रेगुलेशंस इशूड बाय यूजीसी फ्रॉम टाइम टू टाइम, कि एक ऐसा कानून बनाए कि जिसके अंदर यूनिवर्सिटीज़ को टाइम टू टाइम जो है फॉलो करना ही पड़ेगा, और जो यूजीसी जो भी रेगुलेशंस दे रही है, जो भी डायरेक्शंस दे रही है, उसको फॉलो करना ही करना पड़ेगा। एक ऐसा लॉ बनाया जाए, एक ऐसा विधेयक पास किया जाए जिसमें कि ये रिटर्न हो कि जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो फॉलो करेंगी यूजीसी की गाइडलाइंस को या यूजीसी की रेगुलेशंस को, उसका जो है अनुपालन करेंगी और उसका बहिष्कार नहीं होना चाहिए। ये था जो है पहला सजेशन और रिकमेंडेशन। नो न्यू यूनिवर्सिटी शुड बी established without the prior concurrence of the UGC and with reference to the special needs, size of population and size of an existing university, right। कि कोई भी नई यूनिवर्सिटी नहीं इस्टेब्लिश होगी जब तक कि यूजीसी का उसमें जो है समर्थन नहीं होता है, ठीक है। मतलब प्रायर जो है उसका अप्रूवल चाहिए यूजीसी का, और डिपेंड्स ऑन दी स्पेशल नीड, साइज ऑफ पॉपुलेशन। तो ये सारी चीज़ों को कंसिडर किया जाएगा उसके अंदर नई यूनिवर्सिटी सेटअप करने से पहले, राइट। थर्ड वन इज न्यू लेजिस्लेशंस फॉर स्टेट यूनिवर्सिटीज शुड बी रेफर टू द यूजीसी प्रायर टू देयर इनेक्टमेंट, राइट। जो भी स्टेट की यूनिवर्सिटीज़ बनेंगी उसके लिए नया जो है लेजिस्लेशन पास होना ज़रूरी है, राइट, ताकि तभी यूजीसी जो है उस पर कोई एक्ट करेगा, राइट। तो ये जो है रिकमेंडेशंस थी ज्ञानम कमिटी का, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब आया भैया द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, कैब कमिटी ऑन ऑटोनॉमी ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वाज सेटअप बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी। तो किसने सेटअप किया था ये कमेटी, मिनिस्टर ऑफ एचआरडी ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2005 के अंदर, ठीक है। टू सजेस्ट मेजर्स फॉर इनहेंसिंग द ऑटोनॉमी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन
ठीक है। हायर एजुकेशन के अंदर जो भी देख रेख जो भी काम है और जो जवाबदारी है उसकी देख रेख करना, ठीक है। उसको कैसे इन्हेंस किया जाए, कैसे इम्प्रूव किया जाए। द कमिटी हेडेड बाई श्री कांति विश्वास, ये कमेटी को हेड कौन कर रहे थे? कांति विश्वास कर रहे थे, और रिपोर्ट 2005 में ही दे दी थी इन्होंने। द रिपोर्ट मेड बाय मैनी रिकमेंडेशंस रिलेटिंग टू एकेडमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल एंड जनरल एस्पेक्ट्स ऑन ऑटोनॉमी ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। क्या रिकमेंडेशन दिया कि ऑल यूनिवर्सिटी शुड बी गिवन द ऑटोनॉमी टू स्टार्ट सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्सेज, पार्टिकुलरली न्यू एंड इमर्जिंग एरियाज वेयर जॉब अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्ट, ठीक है। कि ऐसी एरियाज में जहाँ पर कि जॉब अपॉर्चुनिटी है, तो उस केस में कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ क्या कर सकते हैं कि उनको ऐसा राइट देना, ऐसी ऑटोनॉमी प्रोवाइड करना कि वो खुद के सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ थी। सेकंड वन, ऑल यूनिवर्सिटीज शुड शिफ्ट टुवर्ड्स द अडॉप्शन ऑफ चॉइस बेस्ड क्रेडिट कोर्सेज अलॉन्ग विद सेमेस्टर सिस्टम, राइट। और यूनिवर्सिटी जो है वो चॉइस बेस्ड कोर्सेज भी अडॉप्ट कर सकती हैं अलॉन्ग विद सेमेस्टर सिस्टम, सेमेस्टर के साथ साथ अगर वो चाहें तो अपने चॉइस के हिसाब से भी कोर्सेज को चला सकती हैं, राइट। नेक्स्ट वन, देयर शुड बी अ स्विचिंग ओवर टू कंप्लीट द इंटरनल एवेल्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विद इंडिविजुअल टीचर्स हैविंग फुल ऑटोनॉमी इन मैटर्स पर्टेनिंग टू इवेल्युएशन, राइट। क्या बोला कि कैंडिडेट्स सॉरी स्टूडेंट्स को, ठीक है, इंटरनल एवेल्यूशन का भी जो है टीचर्स को प्रोवाइड किया जाना चाहिए, इंटरनल एवेल्यूएशन भी, ठीक है। इंटरनली भी आप एवेल्यूट करते रहें स्टूडेंट्स को, राइट। तो ये भी होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट वन, ईच इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन शुड सेटअप एन इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल, जो भी हायर एजुकेशन है का इंस्टीट्यूशन है, कॉलेज है, उसको एक इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल भी होना चाहिए, ठीक है। कि आप क्वालिटी एश्योर करें कि हाँ भाई एजुकेशन का लेवल क्या है। नेक्स्ट वन, इंस्टीट्यूशंस शुड मेक देयर आउटपुट परफॉर्मेंस पब्लिक टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी, राइट। जो इंस्टीट्यूशन है उनको जो है परफॉर्मेंस को मेज़र करने के लिए, ठीक है, अपनी अकाउंटेबिलिटी को मेज़र करने के लिए ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट वन, द अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस शुड बी डिसकंटिन्यूड, और जो टीचर्स अपॉइंट हो रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे उसको डिसकंटिन्यू करना है, ठीक है। तो ये रिकमेंडेशंस थी कैब कमेटी की, राइट, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, राइट। नेक्स्ट वन, द यशपाल कमेटी MHRD 2009 में आया ये। इसने कि देखा एक अलग पर्सपेक्टिव से देखा। इसने कहा कि हायर एजुकेशन जो है इज़ अ मीन्स ऑफ ओवरकमिंग कास्ट एंड क्लास हायरार्की, ठीक है, पैट्रियार्की एंड अदर कल्चरल प्रेजुडाइजेस, एंड ऑल्सो अ सोर्स ऑफ न्यू नॉलेज एंड स्किल्स एंड अ स्पेस फॉर क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। इसने क्या कहा कि भैया जो हायर एजुकेशन है वो कहीं भी कास्ट और क्लास के दायरे में नहीं फंसी रहनी चाहिए, ठीक है, या अदर जो भी सोशल इश्यूज़ हैं उनके अंदर नहीं रहनी चाहिए, बल्कि इसे तो क्या होना चाहिए, सोर्स ऑफ न्यू नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। एक नई तरीके की आपको ज्ञान मिले, ठीक है, स्किल्स मिले, ठीक है, इनोवेटिव हो जाएं आप, तो इस पर ज़्यादा ध्यान होना चाहिए, ना कि हायर एजुकेशन खाली उन्हीं लोगों तक सीमित रह जाए, कुछ कास्ट और कुछ क्लास के बीच में सीमित रह जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। हायर एजुकेशन देयरफॉर वाज एंड कंटिन्यूज टू बी कंसिडर्ड एज अ नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसलिए इसने क्या कहा कि हायर एजुकेशन जो है एक नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, और स्टेट की हैज़ टू मेक द नेसेसरी प्रोविजंस टू फैसिलिटेट द रियलाइजेशन ऑफ इट्स पोटेंशियल। और स्टेट को, जो भी स्टेट्स हैं हमारे, स्टेट्स को क्या करना चाहिए, ऐसे प्रोविजंस बनाने चाहिए कि हायर एजुकेशन का जो असली पोटेंशियल है वो दिखे आपको, राइट। तो इसने इसका ये मत था कि खाली कास्ट और क्लास के दायरे में सीमित नहीं रहनी चाहिए हायर एजुकेशन, इससे हटके आप अच्छी स्किल्स और अच्छा नॉलेज प्राप्त करें, ऐसा होना चाहिए हायर एजुकेशन ने, ठीक है। However, recognizing that cost of providing quality education is increasing, it recommended that while the state cannot walk away from its responsibility of financing higher education, imaginative ways would need to be devised to find complementary sources of funds, right। इसने कहा कि हालांकि हायर एजुकेशन में अगर क्वालिटी एजुकेशन आपने प्रोवाइड करनी है तो उसकी कॉस्ट तो बढ़ती जा रही है, लेकिन स्टेट को जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए कि किस तरीके से हायर एजुकेशन को हायर एजुकेशन के अंदर फाइनेंस लेके, फंड लेके कैसे जो है इजी किया जाए लोगों के लिए हायर एजुकेशन को, राइट। तो ये भी उसका एक रिकमेंडेशन था। यशपाल कमेटी ऑल्सो ओपाइंड गारंटीड स्टूडेंट लोन्स एट लो इंटरेस्ट रेट, ठीक है, यही कमेटी थी जिसने कहा कि भाई स्टूडेंट लोन प्रोवाइड करो एट लो इंटरेस्ट रेट, राइट। हाउएवर इट ऑल्सो रिकमेंडेड फ्री एजुकेशन फॉर दोज हु कांट अफोर्ड इट, इसने कहा कि जो भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे उनको फ्री एजुकेशन भी प्रोवाइड की जाए, लेकिन हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन ये रिकमेंडेशन थी यशपाल कमेटी 2009 की, राइट।
अब देखिए, समझ में आ गया होगा, ये कमिटीज़ हमने कुछ डिस्कस करी तो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, इसलिए डिस्कस करना ज़रूरी हो गया था इस चीज़ को यहाँ पर, राइट। अब बात करते हैं गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया की, कौन गवर्न करता है, कौन मैनेज करता है। ठीक है, गवर्न तो हमने देख लिया। मैनेजमेंट की अगर बात करें तो देखिए कुछ स्टैचुटरी बॉडीज़ हैं हायर एजुकेशन में, जैसे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है, AICTE जिसे आप बोलते हैं, जो कि टेक्निकल एजुकेशन में काम करती है, डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल, ठीक है, ICAR जो कि हमने कल भी डिस्कस किए थे लेकिन आज डिटेल में डिस्कस करना है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है, NCTE, ठीक है, RCI। तो ये आप देख लें, इनके फंक्शंस देख लें जो होते हैं बेसिकली, ठीक है, MCQ की फॉर्म में बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। मेडिकल काउंसिल, फार्मेसी काउंसिल, इंडियन नर्सिंग काउंसिल, डेंटल काउंसिल, सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी, जिसका मेन काम होता है कि सेंट्रल रजिस्टर मेंटेन करना होम्योपैथी के लिए, और सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन, जो कि इंडियन मेडिसिन का रजिस्टर, सेंट्रल रजिस्टर मेंटेन करती है, राइट। UGC के बारे में कल भी बता दिया था लेकिन एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, हायर एजुकेशन जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बोथ सेंटर एंड द स्टेट्स, और इनके बीच का जो बिचौलिया होता है वो होता है UGC, एक तरीके से जो बीच का काम करता है। ठीक है, यानी कि मेंटेन रखता है गवर्नमेंट से कॉलेजेस को, कॉलेजेस से गवर्नमेंट को, यूनिवर्सिटी से गवर्नमेंट को, राइट। तो ये चीज़ होती है, राइट। तो UGC जो है एग्जिस्टेंस में आया था 28 दिसंबर 1953, और एक स्टेचुरी बॉडी बन गया था 1956, 1956 में स्टेचुरी बॉडी बना। ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट के दायरे में आया बेसिकली, कहीं तो अगर एक कानून बना। और इन इट्स फॉर्मेटिव ईयर्स UGC वाज मॉडल ऑन द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमेटी इन द UK। ठीक है, तो यूनाइटेड किंगडम के मॉडल से लिया गया था ये UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमेटी, जो UK का है, यूनाइटेड किंगडम का। इट वुड एडवाइज द गवर्नमेंट ऑन द फंड्स टू बी मेड अवेलेबल फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया फॉर यूनिवर्सिटी एजुकेशन टू एलोकेट एंड डिस्बर्स देम इन अ बैलेंस एंड कोऑर्डिनेटेड मैनर। ठीक है, इसका जो मेन पर्पस यही था कि गवर्नमेंट को फंड के बारे में बताना कि भैया यूनिवर्सिटी में इतनी इतनी जरूरत पड़ रही है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, और इतना इतना पैसा हमें एलोकेट करना है एक बैलेंस्ड वे में, राइट। तो एक बैलेंस मैनर में वो फिर क्या करता है, गवर्नमेंट से फंड लेके डिस्ट्रीब्यूट कर देता है टू द यूनिवर्सिटीज़ इन द इंडिया, राइट। तो ऑब्जेक्टिव वाज टू मेक इट फुल्ली free body like the British University Grant Commission, whose activities were not subject to detailed scrutiny by the government. In 1956, there are 33 universities in India operating under acts passed by the central और state legislature। ठीक है, तो इसका मेन पर्पस यही था कि एक फ्री बॉडी बनाना, लाइक जो UGC UK का था, ठीक है, जिसकी एक्टिविटीज़ जो है गवर्नमेंट नहीं फॉलो कर रही थी, राइट। तो 1956 में जाके ये एक आपका कानून बन गया, स्टेचुरी बॉडी बन गई। ठीक है, तो ये एक लिंक है बेसिकली यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, और जो हायर लर्निंग के इंस्टीट्यूशंस हैं, राइट, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके बीच में एक लिंक है, जैसा मैंने पहले कहा था एक बिचौलिया है, कुछ वैसा ही है। ठीक है, एक तो मेन काम इसका फंड्स प्रोवाइड करना, और दूसरा डिसाइड करना कि कैसे हायर एजुकेशन में हमें की क्वालिटी को मेंटेन रखना है, उसको कैसे हायर एजुकेशन का स्टैंडर्ड मेंटेन रखना है। तो ये भी जो है मेन इसका एक उद्देश्य है, राइट। तो सब क्लियर हो गया होगा कि क्या चीज़ें हैं UGC के अंदर, राइट। तो बाकी आप ये पढ़ लेंगे, आगे बढ़ते हैं। तो UGC के जो कुछ रेगुलेशंस आए, कुछ चेंजेस आए, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। 1998 में आया, 2009 में आया, 2012, 15, 16। तो जो रेगुलेशंस आए वो हमने यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, राइट। आगे बढ़ते हैं। AICTE की बात करें तो टेक्निकल एजुकेशन के मामले में जो एक एडवाइजरी बॉडी है 1945 में बनी, और ये प्रोवाइड करती है क्या आप लोगों को, टेक्निकल एजुकेशन से रिलेटेड जो है एडवाइस देती है, राइट, इंस्टीट्यूशंस को। तो स्टेचुरी बॉडी बनी है थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन 1987। AICTE कब बना आपका स्टेचुरी बॉडी? 1987 में। और ओरिजिनली कब कॉन्स्टिट्यूट हुआ, कब इस्टेब्लिश हुआ? 1945 में। तो इतना टाइम लग गया इसको स्टेचुरी बॉडी बनने में, ठीक है। वाज इस्टेब्लिश्ड विद अ व्यू टू इंश्योरिंग द प्रॉपर प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट ऑफ द टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है। टेक्निकल एजुकेशन को एक प्रॉपर वे में प्लान करना, कोऑर्डिनेट करना, ठीक है, और उसका डेवलपमेंट टेक्निकल एजुकेशन का, उसके लिए बेसिकली ये बनी थी, राइट। तो ये मेन पर्पज़ इसका यही है, टेक्निकल एजुकेशन सिस्टम के अंदर काम करती है, इसके अंदर एडवाइजरी के तौर पे काम करती है, राइट। और क्या क्या रिफॉर्म्स आने चाहिए टेक्निकल एजुकेशन के अंदर, उसके लिए काम करती है AICTE, ठीक है। रेगुलेशन एंड प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स इन द टेक्निकल एजुकेशन सिस्टम, तो ये काम है AICTE का। आगे बढ़ते हैं। मेडिकल काउंसिल, आपको पता है मेडिकल काउंसिल मेडिकल की डिग्रीज को मॉनिटर करता है। मेडिकल काउंसिल वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1934 अंडर द इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1933। एक्ट कब का है? 1933 का। इस्टेब्लिश कब हुआ? 1934 में। और
फिर ये जो है लेटर फिर रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ 1956 में, राइट। तो फाइनली 1956 वाला चल रहा है अभी। काउंसिल स्ट्राइव्स टू इस्टेब्लिश यूनिफॉर्म एंड हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ मेडिकल एजुकेशन इन इंडिया। इसका मेन जो है किस चीज़ पर ये फोकस करता है, मेडिकल एजुकेशन के अंदर हाई स्टैंडर्ड्स को मेंटेन रखना, राइट। काउंसिल ग्रांट्स रिकॉग्निशन ऑफ मेडिकल क्वालिफिकेशन, गिव एक्रेडिटेशन टू मेडिकल स्कूल्स, grants registration to medical practitioners and monitors medical practice in India. A regulation of doctors and their qualification is usually done by state medical councils, ठीक है। जो डॉक्टर्स का रजिस्ट्रेशन है और उनकी क्वालिफिकेशन है वो कौन मॉनिटर करता है, कौन देखता है उनको, उसका रजिस्ट्रेशन कौन करता है, वो करता है स्टेट मेडिकल काउंसिल, राइट। और एक नीति आयोग ने एक अपना रिकमेंडेशन दिया था कि एमसीआई को एनएमसी में, नेशनल मेडिकल कमीशन के साथ मिला दिया जाए, राइट, उसके साथ रिप्लेस कर दिया जाए। ये एक रिकमेंडेशन है नीति आयोग का, राइट। डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल कल भी हमने बताया था इग्नू के साथ काम करता है, ठीक है। डीईसी इज रिस्पॉन्सिबल, डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रमोशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है। ओपन यूनिवर्सिटी और डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट करता है, उसको देखता है डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल, डीईसी, ठीक है। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के साथ फॉर्म हुआ 1985 में इसके अंडर। और डीईसी इज एन अपेक्स बॉडी फॉर द ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम, ठीक है। ओडीएल सिस्टम जिसको बोलते हैं, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, इसके लिए एक अपेक्स बॉडी है, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया होगा। एक इंपॉर्टेंट चीज, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रमोशन, कोऑर्डिनेशन, मेंटेनेंस स्टैंडर्ड्स ऑफ द ओडीएल सिस्टम। इन जून 2013 द यूजीसी टुक ओवर द डीईसी बाय एस्टैब्लिशिंग द डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो विच विल गवर्न द डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम्स इन इंडिया, ठीक है। यूजीसी ने क्या किया, डीईसी को टुक ओवर कर लिया, ठीक है। क्या बनाया, डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो बनाया जो कि डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम्स को गवर्न करेगा, राइट, इंडिया में। तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है पढ़ने के लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि उसके पास 150 मार्क्स हैं गाइस, 150 क्वेश्चंस हैं, तो ही इज़ फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन, ठीक है। कितना भी अंदर घुस के वो पूछ सकता है, राइट। तो ऐसा नहीं सोचना है कि ऊपर ऊपर से ही पढ़ लिया, इसलिए जो पीडीएफ्स दिए हैं उनको बहुत ध्यान से पढ़ना है। ये नहीं सोचना है कि खाली वीडियो देख लिया आधे घंटे का 20 मिनट का तो हो गया काम, राइट। ये आपको डायरेक्शंस देगा, लेकिन कितना डीपली जाना है वो आपको पीडीएफ से पढ़ना है, राइट। आगे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च कल पढ़ा था, ठीक है, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड डिग्रीज होती है वो प्रोवाइड करता है, राइट। आईसीआर इज एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर दी डेयर, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, राइट। मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर किसके लिए काम करता है, बेसिकली एग्रीकल्चर के लिए, फार्मर्स के वेलफेयर के लिए। पहले जाना जाता था इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के नाम से। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन 16 जुलाई 1929, ठीक है, एज अ रजिस्टर्ड सोसाइटी अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, ठीक है। सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंदर पहले ये फॉर्म हुआ था, ठीक है। द काउंसिल इज द अपेक्स बॉडी फॉर कोऑर्डिनेटिंग, गाइडिंग एंड मैनेजिंग रिसर्च एंड एजुकेशन इन एग्रीकल्चर, इंक्लूडिंग, देखिए किस किस फील्ड में, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, एनिमल साइंसेज, एग्रीकल्चर, राइट, इन उसमें काम करता है। देर आर 101 ICR इंस्टीट्यूट्स, 101 ICR इंस्टीट्यूट्स हैं, 71 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं throughout the country, right. ICR has played a pioneering role in ushering in the green revolution and subsequent developments in agriculture in India through its contribution to research and technology, ठीक है। एग्रीकल्चर के फील्ड में रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी में काफ़ी इसका योगदान रहा है, राइट। तो आज के वीडियो में रेगुलेटरी बॉडीज़ के बारे में पढ़ा, ठीक है, कमीशंस और कमिटीज़ जो इस्टेब्लिश हुई हायर एजुकेशन के वेलफेयर के लिए, वो पढ़ा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाएंगे बिल्कुल, क्योंकि काम यही करना है आपने, राइट, इसी से रिलेटेड काम करना है। तो इसका पोर्शन काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिल सकता है एग्जाम के अंदर, राइट। तो एक वीडियो और आएगा इसके ऊपर, उसके बाद हम चलेंगे पर्सनल मैनेजमेंट के ऊपर, ठीक है। पहले उसका पर्सनल मैनेजमेंट, ठीक है, पहले इसकी मैं नोट्स दूंगा, पीडीएफ्स दूंगा, जिससे आपको रेफ़र करना है, जैसे कि पहले वाले सब सेक्शंस में हमने किया। तो यहाँ पर भी ऐसे ही होगा। और अभी एक वीडियो और रहता है, और आप लोग अपनी तैयारी प्लीज़ बहुत अच्छी तरीके से करें। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, जहाँ पर मुझे लगता है जवाब देना ज़रूरी है बिल्कुल दिया जाता है, लेकिन अब बल्क में इतने सारे मैसेज आ जाते हैं तो हो सकता है वहाँ पर मैं रिप्लाई ना कर पाऊँ। तो कोई डाउट हो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं। और हमारी ईमेल आईडी है welprepedu, WELPREPEDU@gmail.com, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वो, वहाँ से आप हमें ईमेल करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या, इसका वीडियो का जो पीडीएफ है, लेक्चर का जो पीडीएफ है, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा आफ्टर 2 आवर्स ऑफ अपलोडिंग दिस वीडियो, ठीक है। तो 2 घंटे तक कोई परेशान नहीं करेगा, 2 घंटे के बाद ऑटोमेटिकली लिंक अपडेट हो जाएगा वहाँ पर,
डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। तो अंत में यही कहूँगा, ऑल द बेस्ट गाइज, प्रिपेयर वेल, टेक केयर गाइज, बाय बाय।